Hello, guys. So let's continue with our story in the context of Maharashtra freedom struggle or Marathwada freedom struggle. So up till now, we have discussed that Swamiji has declared a program. Okay, what was it? That we will perform something 7th of August को and 15th of August को कुछ करना है, ऐसे उन्होंने बताया था. तो स्वामी जी ने एक एजेंडा दिया था कि we need to do this. Okay, यहाँ तक हमने देखा था क्या हुआ था 7th of August को, क्या हुआ था 15th of August को. We have seen this particular thing in details. Now the next part is the subheading you can say वो है डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एज. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एज. ओके, अभी हुआ क्या था फॉर दिस फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, ये जो मराठवाड़ा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था. ओके, फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए स्वामी जी ने क्या किया था, जो भी नेबरिंग स्टेट्स है, ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स को सपोर्ट के लिए बुलाया था. ओके, स्वामी जी ने क्या किया था, जो भी नेबरिंग स्टेट्स है, okay, इनको सपोर्ट के लिए बुलाया था. एंड एवरीवन यू कैन से मोस्ट ऑफ देम प्लेस देयर सपोर्ट. उन्होंने क्या बोला था कि यस वी विल सपोर्ट द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मराठवाड़ा. ओके, ऐसे उन्होंने बोला था. फिर ये सब कब चला था, टिल अगस्त. ओके, अगस्त तक ये सब चीजें चल रही थी. बट 15 अगस्त को क्या होता है, हमको मिलता है इंडिपेंडेंस. ओके, अब इंडिपेंडेंस के बाद सब स्टेट्स को डील करने का चार्ज जाता किसके पास है, सरदार पटेल. फिर पटेल क्या करते हैं, सरदार पटेल क्या करते हैं कि एग्रीमेंट रखते हैं निजाम के सामने. ओके, कब, यू कैन से 27 नवंबर 1947. ओके, इस टाइम पे क्या करते हैं पटेल, निजाम के सामने एक एग्रीमेंट रखते हैं. क्या बोलते हैं इस एग्रीमेंट में वो, कि हम लोग आपके साथ कैसे रहेंगे, जैसे इंडिपेंडेंस के पहले आप ब्रिटिश के साथ रिलेशन मेंटेन रखते थे. ओके, जो भी रिलेशन आप ब्रिटिश के साथ मेंटेन करते थे, हमारे साथ भी आप कैसे करोगे, सेम रिलेशन. ओके, यू विल बी परफॉर्मिंग द सेम रिलेशन which you were performing with the English government before the independence. तो निजाम बोलता है ओके ओके ओके. बट डिड निजाम फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, नो. निजाम इस एग्रीमेंट को, कि निजाम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है. कौन सा एग्रीमेंट को, कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ साइन किया था. व्हाट इज दैट एग्रीमेंट, कि यू विल बी कीपिंग द सेम रिलेशंस विद इंडिया एज यू वर कीपिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, तो निजाम इस चीज को फॉलो नहीं करता. और हमने देखा था कि इस दौरान जब ये सत्याग्रह चल रहा था, इस दौरान स्वामी जी को अरेस्ट कर लिया गया था. सॉरी, तो स्वामी जी को वापस से रिलीज किया जाता है कब, 30 नवंबर. ओके, 30 नवंबर 1947 को स्वामी जी को रिलीज किया जाता है. कि जेल में डाल दिया गया था इनको. तो 30 नवंबर 1947 को स्वामी जी को रिलीज किया जाता है. ओके, एंड व्हेन ही केम आउट ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट गैदर सपोर्ट फ्रॉम ऑल साइड्स फॉर दिस हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, जब भी ये बाहर आते हैं क्या करते हैं, सपोर्ट लेने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, हर जगह से सपोर्ट लेने के लिए बेइंतहा कोशिश करते हैं. व्हाई, जस्ट टू हैव आवर फ्रीडम स्ट्रगल और जस्ट टू टेक दिस फ्रीडम स्ट्रगल द नेक्स्ट फॉरवर्ड स्टेप. ओके, सो आई होप यू गाइस हैव गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग. अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्म स्ट्रगल. क्यों आर्म स्ट्रगल क्यों चूज किया गया था. ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग वुड बी व्हाई एन आर्म स्ट्रगल. क्या जरूरत पड़ी हमें आर्म स्ट्रगल की तरफ जाने की, विल बी सीइंग दिस पार्ट. अभी देखो आप, जस्ट मिनट. आर्म स्ट्रगल की जरूरत क्यों पड़ी, विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, तब तक के लिए हमने देखा था कि जो स्वामी जी थे, okay, स्वामी जी वॉज अ फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस. ओके, गांधी जी के फॉलोअर. और गांधी जी की पॉलिसी क्या थी, टू सपोर्ट नॉन वायलेंस. ओके, गांधी जी की एक फर्म पॉलिसी थी कि सपोर्ट कैसे करें, नॉन वायलेंस बेसिस जाना. एंड स्वामी जी वॉज अ सपोर्टर ऑफ गांधी जी. तो ये आर्म स्ट्रगल के पे बात आई क्यों. ओके, तो इनिशियली अगर देखोगे तो स्वामी जी का भी बिलीव किस चीज पे था, नॉन वायलेंट एजुटेशन पे था. ही आल्सो बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. बट
कंडीशंस कुछ ऐसी तैयार हो जाती है जिसकी वजह से इनको नॉन वायलेंस का साथ छोड़ना पड़ता है। तो जो स्वामी जी को पूछा गया कि वाई यू वेंट टू वायलेंट मीन्स, तो उन्होंने क्या बोला था कि इस फाइट को आगे रखने के लिए हमें आर्म्स हाथ में उठाना जरूरी था, और एल्स इसका कोई रीजन नहीं निकल। ओके, तो इनिशियली अगर उन्होंने यही भी बोला था कि इनिशियली हमारा जो मूवमेंट था इट वाज नॉन वायलेंट, इनिशियली नॉन वायलेंट ही था, इनका जो मूवमेंट था नॉन वायलेंट ही था। और नॉन वायलेंस का ये क्या बोलते थे कि विल मूव विद द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन, हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। ओके, गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करेंगे और लॉज में बिलीव रखेंगे, ये वाला चीज चल रहा था। ओके, बट बाद में इनको क्या समझ में आया है कि ये पॉलिसीज वर्कआउट नहीं कर रहे बिकॉज गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है। लेजिटिमेट नहीं है मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, दो चीजों की वजह से। ओके, दो चीजों की वजह से लोगों को बहुत सफर कर रहा पड़ रहा था। ओके, यानी बोल सकते दो डिफिकल्टीज थे लोगों कॉमन मैन को। ओके, दो डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा था। ओके, तो हाँ, कॉमन मैन जो था वो दो चीजों से त्रस्त था, या दो डिफिकल्टीज फेस कर रहा था, विच वर दो फर्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस किया था, रजाकार। इनका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। डे बाय डे देखोगे तो ये बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे, हरासमेंट इनका बढ़ता जा रहा था। और इनके समझ लो कि हम इनके हरासमेंट के अपोज में निजाम के पास जाए तो निजाम क्या करता था, इनकी पॉलिसी लेता था, तो या फिर इनकी साइड लेता था। तो यू कैन से देयर वाज अनजस्ट पॉलिसी ऑफ निजाम। एक तो रजाकार का हरासमेंट हो रहा था बहुत ही ग्रेट लेवल पे, और सेकंड निजाम के जो पॉलिसीज थे ये बहुत ही अनजस्ट थे, मतलब दे वर नॉट जस्टिस गिविंग पॉलिसीज। ओके, तो लोग इन चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ करते। ओके, इनफैक्ट रजाकार का आतंक कुछ इस लेवल पे बढ़ गया था कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि डे लाइट में, पूरे दिन दिन में, सनलाइट में बोल सकते हैं, सबके सामने ये लोग क्या करते हैं, एक रेवोल्यूशनरी जिसका नाम है गोविंद पानसर है, हमने देखा था फर्स्ट मार्टियर। ओके, याद आ रहा होगा आपको, गोविंद पानसरे। ओके, ये तो बेचारा अपना जो रिवोल्ट था नॉन वायलेंट वे से ले रहा था, बट रजाकार ने क्या किया, दिन दहाड़े इनका इसका खून कर दिया, कहते मर्डर्ड। सबके सामने इसका मर्डर कर दिया। ओके, तो ऐसे पॉलिसीज की वजह से अब लोगों को समझ गया था कि अगर नॉन वायलेंस को लेके हम लोग आगे जाएंगे तो कुछ होने से रहा। ओके, तो इन लोगों के खिलाफ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो एजिटेशन है उसको एग्रेसिव बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों आर्म स्ट्रगल की तरफ जा रही है चीजें, बिकॉज आर्म स्ट्रगल कब नहीं करना होगा, जब पॉलिसीज जो है वो जस्ट है, बट जो एक चीज अगर खराब एक सही है, देन वी वुड हैव गॉन टुवर्ड्स द नॉन वायलेंस मेथड। बट क्या हो रहा है, दोनों भी चीजें जो है वो फेवर वाली नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी हैड टू मूव टुवर्ड्स एन एग्रेसिव एजिटेशन और वायलेंट वेज। ओके, सबको पता था कि करना क्या है, कैसे चलना है। अगर फिर से हम लोग शांति से जाएंगे तो हम फिर से क्या करेंगे, इसी लूप में फंसे रहेंगे। तो दैट्स व्हाई दे हैव डिसाइडेड कि विल मूव टुवर्ड्स एन एग्रेसिव एजिटेशन। और एक चीज इन लोगों ने क्लियर रखी थी, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग, कि नो हार्म वुड बी कॉज टू द इनोसेंट पीपल, कि जो भी इनोसेंट है। ओके, इनोसेंट लोगों को कोई हार्म नहीं करना है, फिर नॉर्मल लोगों को कोई भी क्या बोल सकते हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इस एजिटेशन का, जो भी वॉयलेंस होगा ये कॉमन मैन से दूर रहना चाहिए, जो इनोसेंट लोग हैं जिनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों से सब चीजें दूर रहनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, इस टाइम पे क्या किया गया था, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिसर्स है और बैंक्स है। ओके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड बैंक्स वर क्लोज्ड। ओके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड बैंक्स जो थे ये क्लोज कर दिए गए थे, क्यों, ताकि जो वेपन्स है उनका कम से कम इस्तेमाल, वेपन्स का कम से कम इस्तेमाल हो इसलिए। और ये भी डिसाइड किया गया था कि किसी भी रिलीजन या कास्ट पे अटैक नहीं किया जाएगा, देर वुड बी नो अटैक ऑन एनी ऑफ द रिलीजन और कास्ट। ओके, जो भी अटैक किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ निजाम के ऊपर किया जाएगा, निजाम गवर्नमेंट के ऊपर किया जाएगा। ओके, और जब भी स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, जो भी आर्म्स लोगों में बटे हैं, ओके, जब भी स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, जो भी आर्म्स लोगों में बटे हैं, ये लोग क्या करेंगे, सभी आर्म्स को सरेंडर कर देंगे। ओके, जब ये रिवोल्ट खत्म हो जाएगा, जब एजिटेशन खत्म हो जाएगा, दे वुड बी सरेंडरिंग ऑल द आर्म्स, किसको, टू सरदार पटेल।
ओके, सरदार पटेल को सबमिट कर देंगे इस वाले बोलनी पे, या फिर बोल सकते हो कि ऑन दिस पर्टिकुलर कंडीशंस उन लोगों ने डिसाइड किया था कि यस वी विल मूविंग टुवर्ड्स एन आर्म स्ट्रगल, या फिर हम लोग एक आर्म स्ट्रगल की तरफ निकलेंगे। ओके, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब द नेक्स्ट पार्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वर द रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स ऑफ द वर्किंग कमिटी। ओके, रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम ऑफ द वर्किंग कमिटी। ओके, रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम ऑफ द वर्किंग कमिटी, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी जो वर्किंग कमेटी थी स्टेट कांग्रेस की, ओके, जो भी वर्किंग कमेटी थी, दे हैड एक्सपांडेड, सॉरी, दे हैव एक्सपांडेड अप द स्ट्रगल फॉर द हैदराबाद इंडिपेंडेंस। ओके, हैदराबाद के इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल था, इसको एक्सपांड करने का डिसाइड कर लिया। ओके, इस स्ट्रगल को एक्सपांड करने का उन्होंने डिसाइड कर लिया था। अभी इस स्ट्रगल को कैसे बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स वो रन करेंगे। ओके, अलग अलग प्रोग्राम्स इसमें रन करेंगे, जैसे कि अलग अलग प्रोग्राम्स मतलब क्या। ओके, तो फर्स्ट थिंग, फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम हर जगह पे वो करेंगे। फ्लैग होस्टिंग, ओके, अलग अलग जगह पे फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम करेंगे वो। फिर एक टेक्निकल प्लान भी था। व्हाट वाज इट अबाउट, कि गवर्नमेंट के जो मशीनरीज है, ओके, जो भी गवर्नमेंट मशीनरीज है इनको क्लोज कर देना। ओके, क्लोज डाउन ऑफ गवर्नमेंट मशीन, गवर्नमेंट मशीनरीज को क्लोज डाउन करना है। एंड बोल सकते हो फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 30 नवंबर ये सब चीजें चल रही थी। ओके, इसी के साथ साथ और क्या वो प्लान कर रहे थे कि जो रेलवे लाइंस है, पता ना अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ओके, जो रेलवे लाइंस है इनको डिस्ट्रॉय करना है। ओके, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं टेलीग्राम के, टेलीग्राफ के, ओके, जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस के वायर, इलेक्ट्रिक वायर्स, इनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे, इनको तोड़ देंगे। ओके, पोल से उखाड़ देंगे इनको। फिर जंगल सत्याग्रह करेंगे अलग अलग जगहों पे। अलग अलग जगहों पे, हैदराबाद के अलग अलग प्लेसेस पे जंगल सत्याग्रह किया जाएगा। ओके, जो प्रॉपर्टी टैक्स है इस पे बैन कर देंगे वो। ओके, जो प्रॉपर्टी टैक्स है इस पे बैन करवा देंगे, या फिर भरेंगे नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरेगा, ये वाली चीजें आ जाएगी। ओके, अलग अलग विलेजेस में क्या कर रहे थे ये लोग, प्रमोट कर रहे थे कि वी विल फ्री यू फ्रॉम द रूल ऑफ द निजाम। ओके, ये सब चीज चल रही थी। फिर जो पुलिस स्टेशन होते थे, पुलिस स्टेशन को रीऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, हाईवे के पॉइंट्स को चेंज करेंगे, अलग अलग चीजें एक्सेट्रा, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स को रन करें, कुछ मैंने आपके सामने रख दी है। बट ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स को वर्कआउट करने का ये प्लान करते हैं। ओके, अभी देखो स्वामी जी जो थे वो प्रेजेंट में थे फिर से, कब से कब तक, यू कैन से फ्रॉम 26 जनवरी टू 17 सितंबर 1948 ये प्रिजन में थे। ओके, स्वामी जी इस टाइम पे प्रिजन में थे। तो अभी जब ये प्रिजन में है तो क्या होता है जनरली, 1 दिसंबर 1947 से ही, मतलब उनके प्रेजेंट में जाने के पहले से ही, 1 दिसंबर 1947 से लेके तो जनरली मिड सितंबर 1948 तक, या फिर पकड़ लो 15-16 सितंबर तक, जनरली इस टाइम पीरियड में होता क्या है। ओके, तो ये जो भी स्ट्रगल था, इट टुक अ वायलेंट फॉर्म। ओके, बहुत ही खतरनाक तरीके से ये वायलेंट बन जाता है। ओके, इस टाइम फ्रेम में जनरली बोल सकते हो कि जो स्ट्रगल था ये क्या करता है, एक वायलेंट टर्न ले लेता है। ओके, एक उमरी बैंक इंसिडेंट होता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, नांदेड़ में। ओके, नांदेड़, नांदेड़ जो कि मराठवाड़ा में आता है, एक प्लेस है नांदेड़ नाम की, तो नांदेड़ में क्या होता है, एक उमरी बैंक इंसिडेंट होता है। ओके, UMRI, उमरी बैंक इंसिडेंट, ये नांदेड़ में होता है। ओके, ये क्या करता है, ये स्वामी जी को एक टेंशन देता है, मेंटल टेंशन देता है, बट स्टिल ये क्या करते हैं,
इस कमेटी का जो एक्शन प्लान था इसको सपोर्ट करने का डिसाइड करते हैं। ओके, और वर्कर्स को एनकरेज करते हैं कि यस यू नीड टू मूव फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, चलना है, ये जो चीजें चल रही है आगे इसको कंटिन्यू रखना है। ओके, दैट इज वाई अब इन चीजों की वजह से क्या होता है, ये एग्रेसिव एजिटेशन जो था इसमें लोग भर भर के सामने आते हैं। ओके, और स्वामी जी की लीडरशिप के अंदर क्या होता है, बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी के साथ साथ इसी का आउटकम क्या होता है, निजाम रूल टर्मिनेट होता है। ओके, या फिर बोल सकते हो कि ना, निजाम का रूल टर्मिनेट होता है, बहुत बेसिक इसेंस है। ओके, दैट्स वाई क्या करना पड़ता है निजाम को, निजाम नीड्स मतलब उसको सरेंडर करना पड़ता है इंडिया को। ठीक, निजाम रूल को सरेंडर करना पड़ता है और हैदराबाद को इंडिया में मर्ज होना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ये एजिटेशन जो था वो इतने ज्यादा लेवल पे वॉयलेंट हो गया था कि लोगों पे कंट्रोल रख पाना ही बहुत इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है स्वामी जी की, जिसके वजह से निजाम क्या कर रहा है, फाइनली सरेंडर करने के लिए तैयार हो रहा है। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, क्या है वो, इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन पोलो। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन पोलो। क्या था ये, इट वाज सपोज टू बी अ पुलिस एक्शन। कब किया गया था ये, 1948। ओके, ऑपरेशन पोलो विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो अभी क्या होता था यहाँ पे, तो आपको पता ही है कि निजाम गवर्नमेंट इनिशियली कैसे था, इट वाज अगेंस्ट ज्वाइनिंग इंडिया। ओके, अगेंस्ट ज्वाइनिंग, निजाम गवर्नमेंट वाज ऑलवेज इन द और अगेंस्ट इन द क्या बोलते हैं, इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के अगेंस्ट में थी ये। तो निजाम का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था मीर लायक, मीर लायक अली। ओके, ये क्या करता था, जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया कि सरदार पटेल ने एग्रीमेंट साइन किया था, इसको खुद के बेनिफिट के लिए यूज किया करता था, या फिर खुद के गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए। ओके, बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए यूज किया करता था ये। और इसी दौरान क्या हुआ था, कासिम राजवी नाम का एक बंदा था, इसने क्या किया था, जो रजाकार थे, ओके, सभी रजाकार को इसने क्या किया था, एक प्लेटफॉर्म पर आया था कि ही यूनाइटेड ऑल द रजाकार, और इनका यूज करके वो क्या कर रहा था, अलग अलग वॉयलेंट से भरी चीजें करता है, या फिर लोगों को परेशान करने की चीजें करता है। जैसे कि ही यूज टू और रजाकार यूज टू अटैक ऑफिसर्स, या फिर बोल सकते हो कि सिविल ऑफिसर्स। ओके, विलेजेस को लूटते थे ये। हाँ, जो फ्रीडम मूवमेंट के फॉलोअर्स थे, ओके, फ्रीडम लीडर्स थे, इनको हरास करते या फिर कुछ लोगों का मर्डर भी कर, दिन दहाड़े उनका खून कर दिया करते थे ये। ओके, तो बहुत ही ज्यादा लेवल पे चल के लोगों को हरास किया करते थे। ओके, अल्टीमेटली वो लोग क्या कर रहे थे यार, हरासिंग, रजाकार सर हरासिंग पीपल। और निजाम को जब कंप्लेन करेंगे तो निजाम क्या करता था, इन्हीं रजाकार का साइड लिया करता था। ओके, या फिर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया करता, इनको इनकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए भी कुछ किया नहीं करता, फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, जो इंडियन गवर्नर जनरल है, ओके, जो भी इंडियन गवर्नर जनरल है, ये क्या करते हैं, निजाम को एक लेटर लिखते हैं। ओके, दे राइट एन लेटर टू निजाम, कब, ऑन 31 अगस्त 1948। ये क्या कर रहे हैं, निजाम को एक लेटर लिख रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये जो रजाकार की एक्टिविटीज है इसको रोको, ये लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। ओके, ये जो भी चीजें चल रही है दे आर नॉट गुड, इनको रोको। ओके, ताकि डर का जो माहौल है वो नहीं रहना चाहिए। ओके, फियर शुड बी रिमूव फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल, ये वाला एक मेन स्टेटमेंट था यहाँ पे, क्या, फियर शुड बी रिमूव फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के मन से डर को निकालना है। फ्रीडम शुड बी रिमूव फ्रॉम द माइंड ऑफ द पीपल, ये वाला सिंपल सी चीज गवर्नर ने लिखा हुआ था। बट निजाम क्या करता है, निजाम इस चीज को एक इंसल्टिंग रिप्लाई देता है। निजाम गिव्स एन इंसल्टिंग रिप्लाई टू दिस, कि क्या कर रहा है निजाम इसको,
एक बहुत ही इंसल्टिंग रिप्लाई कर रहा है। ओके, बहुत ही गंदे तरीके से इसको रिप्लाई कर रहा है। ओके, तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, दे डिसाइड अ टू ऑपरेशन और टू स्टेप ऑपरेशन अगेंस्ट द निजाम। ओके, इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, टू स्टेप, क्या बोलते हैं, 2 स्टेप का ऑपरेशन डिसाइड करेगी, या इंडिया निजाम के अगेंस्ट एक ऑपरेशन डिसाइड करेगी। कब? ऑन 7 सितंबर 1948। ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज के अकॉर्डिंग एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और एक पुलिस ऑफिसर्स का या फिर पुलिस का मार्च स्टार्ट होता है निजाम के अगेंस्ट। एक पुलिस का मार्च स्टार्ट होता है निजाम के अगेंस्ट, कब? कुछ दिनों बाद, दैट इज ऑन 13 सितंबर 1948। ओके, और इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला गया है, पुलिस एक्शन। ओके, इसी को क्या बोला गया है, पुलिस एक्शन। ये वाली चीज को ही बोला जाता है पुलिस एक्शन, यहाँ पे चालू होता है पुलिस एक्शन। ओके, और ये पुलिस एक्शन किसके अगेंस्ट था, इट वाज अगेंस्ट निजाम एंड रजाकार। ये एक्शन किसके अगेंस्ट था, इट वाज अगेंस्ट द निजाम एंड द रजाकार। ओके, यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। अब द नेक्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट एक्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्ट एक्शन। ओके, अब होता क्या है, जो भी इंडियन सोल्जर्स थे, दे एंटर इनटू हैदराबाद। ओके, और ये कैसे आएंगे, ये 5 अलग अलग ग्रुप्स में आएंगे। ओके, दे विल एंटर इन 5 ग्रुप्स। ओके, ये 5 अलग अलग ग्रुप्स में आएंगे, कब? कैसे? ऑन 13 सितंबर, पहले ही देखा था हमने। ओके, 1948, 5 अलग अलग ग्रुप्स में आएंगे। ओके, एंड इसी चीज को बोला जाएगा ऑपरेशन पोलो। ओके, इसको प्लान किसने किया था, जनरल गोडार्ड। जनरल गोडार्ड इसने प्लान किया था इस पर्टिकुलर ऑपरेशन। ओके, और इनके रिटायरमेंट के बाद, ओके, आफ्टर हिज रिटायरमेंट, तो ये चार्ज किसने लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह। ओके, इनके रिटायरमेंट के बाद चार्ज किसने लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह। अ, ये ऑफिसर बन गए थे। ओके, और इस पर्टिकुलर चीज को गाइड कौन कौन कर रहे थे, तो फर्स्ट थे मेजर जनरल। ओके, इट वाज गाइडेड बाय मेजर जनरल। कुछ नाम है, ये नाम याद रखो, मतलब इन केस इफ यू आर राइटिंग एन आंसर, तो ये उसका वैल्यू बढ़ा देंगे। ओके, तो मेजर जनरल जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। फर्स्ट वन वाज मेजर जनरल जयंत चौधरी। फिर उसके बाद आएंगे मेजर जनरल डी एस ब्रार। मेजर जनरल डी एस ब्रार। देन यू हैव मेजर जनरल ए एस रुद्र। मेजर मेजर जनरल ए एस, या ए रुद्र, सॉरी, मेजर जनरल ए रुद्र। देन यू हैव ब्रिगेडियर शिव दत्त सिंह, और एयर मार्शल मुखर्जी, एयर मार्शल मुखर्जी। ओके, ये लोग को गाइड कर रहे थे। नाम याद रखो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर याद आता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं याद आता है तो छोड़ दो, नॉट अ बिग। ओके, तो 5 ग्रुप्स में ये चीजें चली थी। ओके, 5 अलग अलग ग्रुप्स में मूवमेंट हो रही थी। सबसे पहली मूवमेंट कहाँ पे होती है, सबसे पहली या फिर पहला स्ट्रगल कहाँ पे होता है, निजाम और सोल्जर्स के बीच जो पहला स्ट्रगल होता है, दैट इज ऑन सोलापुर हैदराबाद हाईवे। ठीक, जो पहला स्ट्रगल हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, सोलापुर हैदराबाद हाईवे पे हो रहा है। ओके, और इसको लीड कौन कर रहा है, कमांड कौन कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को, ये कर रहे हैं मेजर जनरल चौधरी। ओके, इसको कमांड कौन कर रहे हैं, मेजर जनरल चौधरी। ओके, सेकंड जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, सेकंड हो रहा है ऑन विजयवाड़ा रूट। विजयवाड़ा रूट, सेकंड जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, विजयवाड़ा रूट पे हो रहा है। इसको कमांड कौन कर रहा है, ए
रुद्र, या फिर बोल सकते हैं मेजर जनरल ए रुद्र इसको कमांड कर रहे हैं। ओके, अभी जो नेक्स्ट है वो चार अलग अलग जगहों पे हो रहा है। ओके, वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है? एक हो रहा है करनूल, फिर है आदिलाबाद। ओके, करनूल, आदिलाबाद एंड चालीसगांव, ये औरंगाबाद के आसपास आता है। ओके, अ, ये यहाँ पे हो रहा है। और नेक्स्ट जो है वो हिंगोली, बुल्ढाना के पास हो रहा है। एंड लास्ट वाला जो है ये कहाँ पे हो रहा है? सोलापुर उस्मानाबाद वाले रास्ते पे हो रहा है। सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, गदर रूट पे हो रहा है। ओके, अभी इंडियन आर्मी क्या करती है? फुल कॉन्फिडेंस के साथ साथ हैदराबाद में एंटर करती है। ओके, और इस टाइम पे हैदराबाद के आर्मी को गवर्न कौन कर रहा है? एक जनरल, जिसका नाम है गवर्नर, या फिर जनरल, गवर्नर नहीं, जनरल इदरिस। ओके, जनरल, सॉरी नॉट गवर्नर, जनरल इदरिस जो है ये निजाम आर्मी को कमांड कर रहे हैं। ओके, तो अभी क्या होता है, ये आर्मी जब आती है ये अपना ऑपरेशन चालू करती है। ओके, और फाइट चलती है इनकी कब तक? टिल 17 ऑफ सितंबर 1948, यहाँ तक ये फाइट चल रही है। ओके, एंड फाइनली ऑन 17 ऑफ सितंबर क्या होता है? एक हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑन 17 ऑफ सितंबर निजाम आर्मी जो है वो क्या करती है, निजाम आर्मी, एंड वाज कंप्लीटली डिफीटेड। ओके, लिंगमपल्ली के पास उनको डिफीट किया जाता है। ओके, लिंगमपल्ली के पास उनको पूरी तरीके से डिफीट किया जाता है। और इंडियन आर्मी क्या करती है यहाँ पे? एक मैसेज सेंड करती है, किसको? निजाम के जनरल इद्रिस को। ओके, और क्या बोलती है कि सरेंडर करो, आ जाओ। और फिर से क्या होता है, ये मैसेज भेजने के बाद अगले दिन, दैट इज ऑन 18 ऑफ सितंबर 1948। ओके, नेक्स्ट डे दैट इज ऑन 18 ऑफ सितंबर 1948, ये आर्मी एंटर करती है डायरेक्टली इन मेन हैदराबाद। ओके, आर्मी हैदराबाद में एंटर करती है, कैपिटल में एंटर करती है, निजाम के पास सामने जाके बैठती है। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन से हैदराबाद मुक्ति संग्राम, या फिर हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल एंड, ओके, यहाँ पे हैदराबाद का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो खत्म होता है। ओके, अभी ये सब किसके वजह से हुआ था, या फिर ये फाइट किसने ऑर्गेनाइज की थी? स्वामी जी ने ऑर्गेनाइज की। स्वामी जी को मेन क्रेडिट दिया जाता है इस पर्टिकुलर थिंग के लिए। ओके, और फाइनली इस मूवमेंट की वजह से ये सैक्रिफाइसेस हो गई, ये यूनिटी हो गई, ये सब किसके लिए हो गई? हैदराबाद को इंडिया में मर्ज करना। ओके, ये बहुत से सैक्रिफाइसेस या फिर बोल सकते हो स्वामी जी के इमेंस कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ। ओके, तो आई होप यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर हो रही है, या फिर यू गाइस हैव गॉट दिस पर्टिकुलर। ओके, तो अभी नेक्स्ट चीज क्या आती है? अभी यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हुई है। ओके, द नेक्स्ट थिंग विच कम्स, या फिर जो नेक्स्ट इशू है जो डिस्कस करना पड़ेगा, दैट इज अबाउट द इशू ऑफ यूनिफिकेशन। यूनिफाई कैसे करना? ओके, इशू ऑफ यूनिफिकेशन। ओके, अभी अभी ये जो मूवमेंट थी इसका मेन एम क्या था? इट वाज टू इन्वॉल्व, जैसे हम स्टार्ट में ही देखा था कि ये जो हैदराबाद स्टेट था यहाँ पे तीन अलग अलग भाषा बोली जाती। तो व्हाट वाज द मेन एम? टू इन्वॉल्व दिस ट्राइलिंगुअल। ओके, जो ट्राइलिंगुअल स्टेट था इसको एक प्लेटफॉर्म बनाना, या फिर एक वन यूनिट बनाना, ये इस पर्टिकुलर मूवमेंट का एम था। ओके, बट पंडित नेहरू का कुछ और ही ओपिनियन था। तो व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ पंडित नेहरू? ओके, पंडित नेहरू का मोटो ये था कि हमको क्या करना है, ये जो कल्चर है, ठीक है, ये कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है। ये इनका मोटिव था। व्हाट वाज हिज मोटिव? टू प्रिजर्व कल्चर एंड लैंग्वेज। ये पूरे मूवमेंट को लीड कौन कर रहा है? स्वामी जी, स्वामी जी रामानंद तीर्थ। इनका एम क्या है कि एक यूनिट बनाना, एक स्टेट बनाना है जहाँ पे तीनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। बट पंडित नेहरू का एम क्या है? टू हैव और टू प्रिजर्व द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो दोनों के मोटिव्स का, दोनों के व्यूज अलग अलग है, दोनों की चीजें अलग अलग है, बट स्टिल बोथ रिस्पेक्टेड ईच अदर, एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते थे, बोथ रिस्पेक्टेड
ईच अदर्स व्यू। ओके, तो इसी चीज को आगे लेके जाने के लिए 1945 जब सब कुछ हुआ नहीं था, ओके, पहले ही, सब चीजों के पहले ही स्वामी जी क्या करते हैं, स्वामी जी जाके नेहरू जी से मीटिंग करते हैं। ओके, स्वामी जी मेट नेहरू जी। ओके, स्वामी जी मेट पंडित नेहरू, और क्या बोल रहे थे कि पुलिस एक्शन को कैसे प्लान करना है, इस पर्टिकुलर चीज में बात कर रहे थे। बट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मर्जर को लेके दोनों के जो थॉट्स थे या फिर दोनों के ओपिनियन थे बहुत अलग थे। ओके, तो फाइनली इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस कमेटी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, ये 1953 का सेशन, ओके, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ओके, ये 1953 का सेशन कहाँ पे होस्ट करती है, इन हैदराबाद। ओके, 1953 का सेशन ये कहाँ पे होस्ट करते हैं, हैदराबाद पे। ओके, तो अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, पंडित नेहरू वाज द प्रेसिडेंट। एंड अब स्वामी जी को भी इस फ्रेम में आना चाहिए, तो स्वामी जी वाज मेड चेयरमैन। ओके, स्वामी जी को चेयरमैन बनाया गया था, इसका, इस पर्टिकुलर सेशन का नहीं, बट यू कैन से जो रिसेप्शन कमेटी होती है इस पर्टिकुलर हर एक कॉन्फ्रेंस की रिसेप्शन कमेटी होती है। ओके, जो रिसेप्शन कमेटी थी इसका हेड किसको बनाया गया था, स्वामी जी को बनाया गया था। स्वामी जी वाज मेड चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमेटी। ओके, तो स्वामी जी क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर मीटिंग को एड्रेस करते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं। ओके, और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। एंड नेहरू जी वाज, और पंडित नेहरू वाज ऑफ द ओपिनियन कि ही वाज ऑफ द ओपिनियन टू हैव कॉस्मोपॉलिटाइजेशन रिस्ट्रक्चर। कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस बारे में पंडित नेहरू बात किया करते थे। फिर ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि कॉस्मोपॉलिटन एक स्टेट होना चाहिए, हैदराबाद जो है कॉस्मोपॉलिटन स्टेट होना चाहिए, यानी कि सब कुछ मिल बांट के फिर एक मिक्स कल्चर का स्टेट होना चाहिए। ओके, जो जैसे कि उन्होंने पहले भी बोला था, वी हैव सीन उनका ओपिनियन क्या है। ओके, तो फाइनली होता क्या है, एक स्टेट रिस्ट्रक्चर कमेटी आती है फजल अली के अंदर। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ओके, फजल अली का अंदर आती है। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं आपको मुझे बताना है, और दो मेंबर्स थे। ठीक है, ये दो मेंबर्स के नाम आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग रिकमेंडेड, इट रिकमेंडेड फॉर द डिवीजन ऑफ हैदराबाद। ओके, दिस पर्टिकुलर थिंग, तीन मेंबर थे, एक फजल अली थे और दो मेंबर कौन थे, यू गाइस नीड टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इन्होंने क्या रिकमेंड किया, दे रिकमेंडेड फॉर डिवीजन ऑफ हैदराबाद, दे डिक्लेयर्ड द डिवीजन, उन्होंने रिकमेंड किया कि हैदराबाद का डिवीजन होना चाहिए। ओके, और ये जो थे, ये जो कमिटी थी, इट वाज नॉट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ नेहरू। ओके, मतलब अगेंस्ट में नहीं थे वो, जस्ट दे सेड के रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कौन बोल रहा है ये, फजल अली कमीशन बोल रही है। यू गाइस नीड टू कमेंट द नेम्स ऑफ इट्स मेंबर्स। ओके, अभी जो नेक्स्ट थिंग है इस लेक्चर का लास्ट पार्ट, दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नागपुर पैक्ट। ओके, कब कब हो रहा है ये, 28 सितंबर 1953। ओके, नागपुर पैक्ट कब हो रहा है, नागपुर पैक्ट इट इज, इसका डेट जो दिया जाता है दैट इज 28 सितंबर 1953। अभी यहाँ पे होता क्या है, ओके, देयर वाज अ प्रपोजल, यहाँ पे एक प्रपोजल दिया गया था। कौन सा, अभी हमको थोड़ा सा पीछे जाना है स्टोरी में, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ओके, महाराष्ट्र फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे जो देखा था ना हमने, उस क्या बोलते हैं, हमको उस फेज में जाना है। अभी इस नागपुर पैक्ट में क्या बोला गया था, व्हाट वाज इट। ओके, तो प्रपोजल दिया गया था किस लिए, टू गिव फ्रीडम टू द विदर्भ। ओके, यहाँ पे क्या बोला था, विदर्भ। ओके, विदर्भ को फ्री करना है या फिर इसको फ्रीडम देना है, एंड सेपरेट मराठवाड़ा, यहाँ पे क्या करना है, मराठवाड़े को सेपरेट करना है। ठीक है, ये वाला प्रोविजन था। बट स्वामी जी क्या करते हैं, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, ही ज्वाइन मराठवाड़ा टू महाराष्ट्र स्टेट, क्या करते हैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के,
कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहते से मराठवाड़े को कहाँ पे ज्वाइन करने का बोलते हैं वो? महाराष्ट्र स्टेट्स। ओके, और इनके इस डिसीजन की तारीफ हर कोई करता है, एवरीवन। हर कोई लीडर जो होता है इस पर्टिकुलर डिसीजन की होती है, क्योंकि इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी कि ऐसा होना चाहिए, हमको इतने मेंबर चाहिए, नथिंग। He was of the stance कि we should join मराठवाड़ा डायरेक्ट टू द महाराष्ट्र स्टेट। ओके, ज्यादा कुछ करना नहीं इस पर्टिकुलर थिंग में। और इसी वजह से जो एस एम जोशी थे, उन्होंने कमेंट किया था इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। व्हाट ही सेड कि जो भी स्वामी जी का नाम है, इट शुड बी रिटन इन गोल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। व्हाट ही सेड, द स्वामी जी's name should be written should be written in gold। okay? सोने के अक्षरों से इनका नाम लिखना चाहिए इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सुनहरे अक्षरों से इनका नाम लिखना चाहिए, जो हम हिंदी में बोलते हैं जनरली, वैसे वाली चीज होती है। एंड ये वाली चीज बोलने के बाद, हाँ, जो इस पर्टिकुलर नागपुर पैक्ट के हेड थे, जिनका नाम था श्री देवी सिंह चौहान गुरु जी। श्री देवी सिंह चौहान गुरु जी। ओके, व्हाट ही डिड, ही सिलेक्टेड स्वामी जी। ओके, इन्होंने स्वामी जी को सिलेक्टेड स्वामी जी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मराठवाड़ा। ओके, श्री देवी सिंह जॉन गुरु जी, उन्होंने क्या किया, स्वामी जी को मराठवाड़ा का रिप्रेजेंटेटिव बोल के सिलेक्ट किया था। ओके, और स्वामी जी सिर्फ मराठवाड़ा में फेमस नहीं थे, बट आसपास के जो एरियाज है, दैट इज कर्नाटका, आंध्र और महाराष्ट्र इटसेल्फ, हर जगह पे वो फेमस है। ओके, तो आई होप यू गॉट द स्टोरी अप टिल हियर। अगले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा स्वामी जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, so we'll stop the session over here. The next part we'll be discussing about Swamiji. I hope you guys have enjoyed this particular session. यहाँ पे important part खत्म होता है। Okay, next part थोड़ा सा स्वामी जी के बारे में हम लोग देखेंगे। Okay? चलो, have a good day.